हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी काउंसलिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले बेसिक प्रोसीजर ऑफ एमपी काउंसलिंग। ठीक है। उस बेसिक प्रोसेस के बाद हम डिस्कस करेंगे कि चॉइस फिलिंग, कुछ डाउट होते हैं बच्चों को कि कोई सा कॉलेज ऊपर भर दिया तो वो मिल जाएगा कि वो मिल जाएगा, ये वाले डाउट। और कुछ बच्चों डाउट होते हैं मॉप अप राउंड के कि मॉप अप राउंड में अगर हमने पार्टिसिपेट किया तो क्या हमारी सीट चली जाएगी सेकेंड राउंड की कि नहीं जाएगी। और फिर जाके होते हैं डाउट हमारे यूआर कैटेगरी से रिलेटेड कि यूआर कैटेगरी में बेसिकली क्या क्या आता है ना। मतलब जब कॉलेज अलॉट होता है तब यूआर कैटेगरी को कैसे अलॉट होता है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर हो सकते हैं और रिपोर्टिंग के समय, मतलब कि आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है, कौन कौन डॉक्यूमेंट अभी आपको इम्पोर्टेंट हैं जो बनवा लेने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एमपी काउंसलिंग बेसिक प्रोसीजर से। तो हमारा जो सबसे बेसिक प्रोसीजर, सबसे पहली स्टेप होती है वो होती है एमपी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन की। और बेसिकली बात करें इस साल का रजिस्ट्रेशन की तो वो 1 महीने बाद होता है नीट के रिजल्ट से, है ना। अगर कोई केसेस नहीं हुए तो, अगर कोई केस हुआ तो इससे काउंसलिंग पोस्टपोन हो सकती है। और हमारी जो स्टेट काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है वो सबसे पहले ऑल इंडिया काउंसिल रजिस्ट्रेशन होता है, फिर हमारी एमपी काउंसिलिंग का स्टेट का रजिस्ट्रेशन शुरू होता है। और फ्रेंड्स, फिर रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमारी आती है सीट वैकेंसीज, जिसमें हमको पता चलता है कि इस साल का क्या सीट इंक्रीमेंट है ना। कितने कॉलेज में कितनी सीट बढ़ी या, है ना, वो सब कुछ हमें पता चलता है सीट वैकेंसी से। इसके बाद इसकी की कुछ दिन बाद होती है रिलीज मेरिट लिस्ट, जिसमें जितने भी रजिस्टर्ड बच्चे हैं उन सबकी एक लिस्ट जनरेट होती है ना। जहाँ पे हमें दिखता है कि हमारी कौन सी एमपी स्टेट रैंक है। और बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एमपी स्टेट रैंक होती है। आपको पूरी काउंसलिंग में आपसे ऑल इंडिया रैंक से ज़्यादा आपकी एमपी स्टेट रैंक पूछी जाएगी, है ना। क्योंकि वही डिसाइड करेगी कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। क्योंकि ऑल इंडिया पे लेवल पे तो परफॉर्मेंस बच्चों का जैसा था, मगर हमारे स्टेट में कैसा परफॉर्मेंस था ये ज़्यादा मैटर करता है ना। हर साल चेंज होता है वो, है ना। पिछले 2 साल से हमारा स्टेट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है ना, जिस वजह से हमारे कट ऑफ भी कम हो गए। फिर बात करें मेरिट लिस्ट के बाद स्टेट रैंक मिल गई आपको। स्टेट रैंक मिलने के बाद होता है चॉइस फिलिंग प्रोसीजर शुरू। ठीक है। तो चॉइस फिलिंग में फिर वही आप अपने सीक्वेंस भरते हैं और चॉइस फिलिंग के डाउट को अभी आगे डिस्कस करेंगे इस बेसिक प्रोसीजर के बाद। फिर चॉइस फिलिंग के बाद आपको आता है अलॉटमेंट लेटर, आपको अगर कॉलेज अलॉट हुआ है। सो फ्रेंड्स, कॉलेज अलॉटमेंट के बाद आपको उस कॉलेज में जाना होता है ना, उस रिपोर्ट करने के लिए उस कॉलेज में। और फ्रेंड्स, अब यहाँ पे शुरू होता है हमारा जो रियल प्रोसीजर है हमारे कॉलेज में एडमिशन का। ठीक है। तो बात करें कितने दिन लग सकते हैं इस काउंसलिंग में, हालांकि ये रिपोर्ट करने में और इसका पूरा एडमिशन प्रोसीजर में। तो बेसिकली देखिए, अगर आप सुबह सुबह गए हैं और आपका नंबर पहले या दूसरे तीसरे नंबर पे, तो आपका 1 दिन में प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप कर पाएंगे इतना। और मान लीजिए कि आप जाते हैं लेट, है ना, 11 या 12 बजे तक, तो फ्रेंड्स फिर आपको लगेंगे 2 दिन। और मान लीजिए आप थोड़ा और तेज व्यक्ति थे और आप थोड़ा और जल्दी पहुंच गए 1 या 2 बजे, तो फ्रेंड्स फिर आपको लगेंगे 3 दिन। ठीक है। 3 दिन से ज़्यादा किसी को प्रोसीजर नहीं लगता, है ना। मतलब अगर कोई डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं है तो, मीन्स कुछ बड़ी दिक्कत की आपका सर्टिफिकेट में, है ना, फिर हो जाता है 3 दिन में मैक्सिमम प्रोसीजर है, मैक्सिमम टाइम जितना लग सकता है इस काउंसलिंग में। सो फ्रेंड्स, तो बात करते हैं आप डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की। तो गाइज देखो, ये डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की लिस्ट है ना, ये कॉलेज में ही लगती है ना। और हर कॉलेज के लिए डिफरेंट होती है, मतलब सेम तो होती है जो बेसिक होते हैं, मगर कुछ कुछ डॉक्यूमेंट 1-2 एक्स्ट्रा ले जाने होते हैं, है ना। और ये कॉलेज की जो लिस्ट है डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की, और जो भी एफिडेविट का जो फॉर्मेट है, वो सब कुछ आपको उस कॉलेज में मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई फ्रेंड है, जैसे कोई जा रहा है उस कॉलेज में, मतलब पहले दिन जो काउंसलिंग गया है, तो उससे आप बोलिए कि वो आपको फोटो खींच के भेज दे कि भाई डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की लिस्ट क्या है, तो आप घर से चेक कर लीजिए। या जो बॉन्ड बनाने की लिस्ट है वो आप चेक कर लीजिए, सारे बॉन्ड के कैसे एफिडेविट हैं वो, क्योंकि और फिर जाके बाकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वचन पत्र, इन सब का भी क्या कहते हैं कि वो फॉर्मेट भेज दे, तो आप यहाँ से बनवा के ले जा सकते हैं,
सो फ्रेंड्स, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो वहाँ पे बेसिकली बहुत सारे बच्चे होंगे जो फर्स्ट डे जाएंगे और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की फ़ोटो भेज देंगे, है ना। और आप उनसे कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हैं कैसा काउंसलिंग प्रोसीजर है या जो भी आपको डिटेल चाहिए हो, क्योंकि एज इसमें 2 डेज़ ही ले सकते हैं। तो आप पूछ भी सकते हैं कि भाई कितना रेंट लगेगा वहाँ रुकना होगा, तो है ना, क्योंकि अगर आपसे घर से ज़्यादा दूर हुआ कॉलेज तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो फ्रेंड्स, बात करें कि आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट लिस्ट सब मिल जाती है। इसके बाद आप देखिए 2 टाइप के बच्चे हैं, या तो जिनको वो कंफर्म कॉलेज चाहिए या तो जो अपग्रेड करने वाले हैं। तो देखो, जो कंफर्म वाले, जो कंफर्म वहाँ पे कॉलेज को लेने वाले हैं, उन लोगों के लिए तो उनको कोई दिक्कत नहीं, उनको सब कुछ सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, ठीक है। वहीं जाके रूरल बॉन्ड बनवाना है, सीट लिविंग बॉन्ड, जितने बॉन्ड है सब बनवाने हैं, पूरा डॉक्यूमेंट देना है और वहाँ पे उनका काम फिनिश हो जाएगा और वो आगे वाली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बात करें अपग्रेड वाले, तो अपग्रेड वाले बच्चों के लिए सारे डॉक्यूमेंट ज़रूरी नहीं होते। उनको बॉन्ड के पेपर्स जैसे कि रूरल बॉन्ड हो गया, सीट लिविंग बॉन्ड हो गया, वो नहीं बनवाना होता उस कॉलेज में, क्योंकि हर बॉन्ड पे उस कॉलेज का नाम लिखा होता है। और मान लीजिए आप अपग्रेड होकर नेक्स्ट कॉलेज में जाते हैं और फिर जाके आपको पता चलता है कि भाई इसमें तो प्रीवियस कॉलेज का नाम लिखा है, ठीक है, तो फिर दिक्कत आती है, इसलिए इसलिए आपका एक्सेप्ट नहीं होता आगे, ठीक है। ये बात हो गई बॉन्ड की। और बात हुई तो अपग्रेडेशन के लिए ऐसा नहीं है कि आप मुंह पे बोल के आगे भाई हम अपग्रेड वाले हैं, नहीं भाई, आपको एफिडेविट देना होता है एक, है ना, वो भी 100 रुपये पे बनता है, 100 रुपये के नोटरी पेपर पे, वो आपको सबमिट करना होता है अपग्रेडेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको प्रोसीजर क्लियर होगा। और कोई भी अगर डाउट हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जब भी बच्चे जाएंगे इस काउंसलिंग के लिए तो वो आपको सब कुछ इन्फॉर्म कर सकते हैं, मतलब क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, कहाँ से नोटरी बन रहा है ना, कितना दूर है नोटरी वहाँ से, या एक्सपेक्टेड आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना लगेगा, ताकि आप जल्द से जल्द और आसानी से अपनी काउंसलिंग को पूरा कर सकें। और फ्रेंड्स, फिर जाके आपको विलिंगनेस टू अपग्रेड करना पड़ता है ऑनलाइन में आके, है ना, जब आप अपग्रेड कर देते हैं। तो वही तो एडमिशन की बात है, एडमिशन के टाइम ही मतलब जब आप कॉलेज में गए हैं तभी आपको आपकी कॉलेज फीस भी देनी होगी, पूरे 1 लाख रुपए, ठीक है। और अगर आप मेधावी के स्टूडेंट हो या पोस्ट मैट्रिक के स्टूडेंट हो, वो तो आप वहीं पे डिसाइड हो जाएगा। आपसे वो कुछ डॉक्यूमेंट मांगेंगे मेधावी स्कॉलरशिप के और पोस्ट मैट्रिक के, जैसे कि इनकम पता करने के लिए और मेधावी में आपकी रैंक वैंक पता करने के लिए वो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। वो सबमिट करने के बाद आपको वो कर देंगे एलिजिबल फॉर मेधावी, और फिर जाके आपकी जो फीस लगेगी पूरे उसकी कॉलेज की वो होगी 0 रुपये, ठीक है। बट आपको कॉशन मनी देना होगा, क्योंकि कॉशन मनी 1 टाइम होता है, बाद में आके रिफंड हो जाता है। 14,000 रुपये होता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और प्राइवेट कॉलेज के लिए होता है 25,000 रुपये, है ना। स्कॉलरशिप लेने के बाद ही आपको देना होता है। फिर बात करें, एडमिशन तो हो गया आपका सक्सेसफुली। सो फ्रेंड्स, एडमिशन के बाद फिर सब बच्चे सोचते हैं हॉस्टल लेने का, ठीक है। हॉस्टल के बारे में तो क्या बताएं, वो तो आपको समय पता चल जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप पहले हॉस्टल देख के आ जाना, ठीक है, हॉस्टल देख के आ जाना, उनसे पूछ लेना, ठीक है, सब कुछ। और पहले फीस जमा मत करना, ठीक है। पहले हॉस्टल में जाके आप मतलब कि देखना कि फ्रेंड्स, हॉस्टल में सबसे पहले आप फीस जमा मत करना, ठीक है। थोड़ा सा इंतज़ार करना, आराम से पहले हॉस्टल देख लेना एक बार अच्छे से कि हॉस्टल कैसा दिखता है, कि आप रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ओल्ड मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है। वहाँ पे आप पूछ भी लेना कि क्या आप फीस बाद में जमा कर सकते हैं हॉस्टल की, क्या मैं पहले सामान लेके आ जाऊँ, रह लूँ और फिर जाके जमा कर दूँ। क्योंकि बेसिकली जैसे कि हमारा एसएमसी रीवा का हॉस्टल है, वहाँ पे फीस देना ज़रूरी नहीं होता, है ना, कि आप फीस दें फिर जाके ही आपको हॉस्टल मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप हॉस्टल में रह सकते हैं कुछ दिनों तक, ठीक है, बिना फीस दिए। आप देख सकते हैं आपको कैसा इन्वायरमेंट लग रहा है वहाँ पे, है ना। और अगर आपको सूट करता है तो आप रहिए, अगर आपको सूट नहीं करता है तो आप बाहर रूम देख सकते हैं, ठीक है। बाहर के सीनियर होते हैं, डेज के सीनियर, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे इसमें, इस पूरे प्रोसीजर में, रूम देखने के सबसे ईजिली कॉस्ट में। और फिर वही, अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो अपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग बना लिए हों
तो उनकी हेल्प से आप पता कर सकते हैं वहाँ पे रूम का प्राइस भी। तो इसके लिए फिर से अगेन आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जो पहले जाएंगे। वहाँ पे हॉस्टल के बारे में बता सकते हैं, वो आपको बाहर रहने का भी बता सकते हैं और सब कुछ बता सकते हैं। आर से भी एक वर्ड शुरू होता है जो हॉस्टल में होता है, उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, हॉस्टल में सबसे पहले आप फीस जमा मत करना, ठीक है। थोड़ा सा इंतज़ार करना, आराम से पहले हॉस्टल देख लेना एक बार अच्छे से कि हॉस्टल कैसा दिखता है, कि आप रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ओल्ड मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल इतने अच्छे नहीं हैं। ठीक है। वहाँ पे आप पूछ भी लेना कि क्या आप फीस बाद में जमा कर सकते हैं हॉस्टल की, क्या मैं पहले सामान लेके आ जाऊँ, रह लूँ और फिर जाके जमा कर दूँ। क्योंकि बेसिकली जैसे कि हमारा SMC रीवा का हॉस्टल है, वहाँ पे फीस देना ज़रूरी नहीं होता है ना, कि आप फीस दें फिर जाके ही आपको हॉस्टल मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप हॉस्टल में रह सकते हैं कुछ दिनों तक, ठीक है, बिना फीस दिए। आप देख सकते हैं आपको कैसा इन्वायरमेंट लग रहा है वहाँ पे, है ना। और अगर आपको सूट करता है तो आप रहिए, अगर आपको सूट नहीं करता है तो आप बाहर रूम देख सकते हैं। ठीक है, बाहर के सीनियर होते हैं, डेस्क के सीनियर, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे इसमें, इस पूरे प्रोसीजर में, रूम देखने के सबसे ईजिली कॉस्ट में। और फिर वही, अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो अपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग बना लिए हों, तो उनकी हेल्प से आप पता कर सकते हैं वहाँ पे रूम का प्राइस भी। तो इसके लिए फिर से अगेन आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जो पहले जाएंगे। वहाँ पे हॉस्टल के बारे में बता सकते हैं, वो आपको बाहर रहने का भी बता सकते हैं और सब कुछ बता सकते हैं। आर से भी एक वर्ड शुरू होता है जो हॉस्टल में होता है, उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है। और व्हेन सक्सेसफुल एडमिशन के बाद जो बच्चों के कॉलेज शुरू जाते हैं, जो कंफर्म वाले बच्चे हैं, जो सब कुछ बॉन्ड भर चुके हैं, वो तो जाते ही हैं, है ना। वहाँ पे वो देख भी लेते हैं हॉस्टल और रूम वूम। बट हॉस्टल इतनी जल्दी शुरू नहीं होते फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में। मीन्स डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज कि कितने जल्दी जो सीनियर वो शिफ्ट कर रहे हैं अगले बैच के लिए। ठीक है। और बात रही जो अपग्रेड वाले बच्चे हैं, वो घर पे बैठ के इंतज़ार करते हैं कि कब हमें सेकेंड राउंड काउंसलिंग में जाएं और हम चॉइस फिलिंग करें, जो भी सही है। बट याद रखना, इस फर्स्ट राउंड से लेकर सेकेंड राउंड के बीच में जनरल एड भी खत्म हो जाती है, ना वो कैसे भी हो जाती है वो पता नहीं किसी चलता कि कैसे खत्म हो गई। बट जनरल एनाटमी तक का आप कोर्स कवर कर लें अगर आप सेकेंड राउंड की, मतलब कि आप सेकेंड राउंड में जाते हैं कॉलेज तो, है ना, ताकि आप थोड़ा लैग बिहाइंड ना करें। और फिर बात करें हम, आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो गई, आपने रिपोर्ट कर दिया, आपका एडमिशन हो गया। अब हम जाते हैं, मूव ऑन करते हैं सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में। तो अगेन सेकेंड राउंड काउंसलिंग में फिर से पूरा प्रोसीजर होगा रिपीट। आप करेंगे चॉइस फिलिंग के बाद फिर से एक लिस्ट जनरेट होगी, कहते हैं लिस्ट पेज भी जनरेट होगी, कितने बच्चे हैं, अपग्रेड वाले, नॉन अपग्रेड वाले, ये सारी लिस्ट पे आती रहेंगी। अब आपको बेसिक प्रोसीजर पता चल गया है, आपको फिर से उस कॉलेज में आना है, फिर से पूरा का पूरा प्रोसीजर रिपीट करना है। ठीक है। बस यही रहेगा कि आपको इस बार ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं ले जाने होंगे, जो कि फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में हो जाते हैं ट्रांसफ़र। या जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला था उनको तो सब कुछ वापस ले जाना है। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी ले जाने होंगे। तो ये सेकेंड राउंड में, और सेकेंड राउंड में फिर जाके वही, अब अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं मॉपअप राउंड में तो आप अपग्रेडेशन पैसे देंगे, यहाँ पे बॉन्ड नहीं भरेंगे। अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं तो आप फिर से बॉन्ड भर देंगे, है ना, ये फाइनल हो जाएगा। इसके बाद आप कॉलेज से वैसे स्टार्टेड रहेंगे। ठीक है। इसके बाद सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के बाद, सो फ्रेंड्स सेकेंड राउंड के बाद होता है मॉपअप राउंड शुरू। तो फ्रेंड्स अगर आपने सेकेंड राउंड में अपग्रेड कर दिया था मॉपअप राउंड जाने के लिए, तो आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो बच्चे जिन्होंने अभी तक किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, एक बार फिर रजिस्ट्रेशन ओपन होता है मॉपअप राउंड के लिए, जिसमें आप फ्रेशली रजिस्टर कर सकते हैं। बस मॉपअप राउंड की जो फीस होती है वो 2 लाख रुपए होती है, आपको 2 लाख रुपए देने होते हैं। अगर आपको सीट नहीं मिलती मॉपअप राउंड में तो आपके पैसे आपके वापस आ जाएंगे, है ना, जो भी आपने 2 लाख दे रहे हैं। और मान लीजिए कि आपको अगर सीट मिल जाती है तो फिर जाके वो 2 लाख उस कॉलेज में ही ऐड हो जाते हैं, उस कॉलेज फीस में, है ना। फिर जाके वो लोग मैनेज कर लेते हैं, वो आपके 2 लाख रुपए वहीं वेस्ट नहीं होंगे। ठीक है, सब मैनेज हो जाएगा सारे पैसे। और फिर बात करें, अब बात करते हैं हम लोग ये मॉपअप राउंड की, हमने पूरा डिस्क्राइब कर लिया,
है ना। मॉप राउंड में फिर से वही होगा, कॉलेज अलॉट होगा, फिर से आप जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सेम प्रोसीजर रिपीट होगा। तो ये बात हो गई हमारे पूरे प्रोसीजर की। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डाउट्स के ऊपर। जैसे कि एक डाउट होता है कि अगर आपको मान लीजिए कि मॉप राउंड में कोई कॉलेज मिलता है, मतलब कोई कॉलेज मान लीजिए कि नहीं मिलता है कोई कॉलेज आपको, तो क्या आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज मिला हुआ था, मतलब कोई कॉलेज मिला था, आपको पसंद नहीं था इसलिए आपने अपग्रेड करके मॉप अप में आए थे, और मान लीजिए आपको मॉप राउंड में कॉलेज नहीं मिलता, आपको सीट नहीं मिलती, तो क्या? तो इससे आपकी जो सेकेंड राउंड की सीट है वो आपके पास रहेगी अवेलेबल। ठीक है, आपको यहाँ सीट नहीं मिलती तो आप सेकेंड राउंड में जा सकते हैं। ठीक है, ये हुआ। मगर इन केस आप सेकेंड राउंड से मॉप राउंड में गए थे, सेकेंड राउंड में आपको सीट मिली थी, और मॉप राउंड में फिर आपको एक अपग्रेड होकर जो भी कॉलेज मिलेगा आपको उसमें एडमिशन लेना कंपलसरी होगा। तो दिस इज द रिस्क हेयर, क्योंकि मॉप राउंड में अगर आपको कॉलेज मिल गया, मान लो अगर आपने नीचे वाला कॉलेज चॉइस फिलिंग भरा और आपको कोई नीचे वाला कॉलेज मिल गया, फिर आपको उसमें जाना पड़ेगा। दिस इज कंपलसरी। ठीक है, इसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए थोड़ा रिस्की राउंड होता है। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं चॉइस फिलिंग का डाउट। कुछ बच्चों में चॉइस फिलिंग का डाउट होता है, उसको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा भोपाल में रहता है, उसको अपने स्टेट का कॉलेज, मतलब अपनी सिटी का कॉलेज चाहिए, तो वो सबसे पहले जीएमसी भोपाल भर देता है। फिर जाके मान लो उसे जीएमसी विदिशा चाहिए, मतलब कि अब उसे और कोई कॉलेज नहीं चाहिए, उसको अपने घर के पास वाले कॉलेज चाहिए, तो उसने जीएमसी विदिशा भर दिया, है ना। उसको इतना पता है, बाकी उसके पास कोई भी कॉलेज नहीं है। तो अब इसके बाद वो भर देता है एमजीएम इंदौर और कहते हैं फिर एनएससीबी जबलपुर, जितने कॉलेज है वो गवर्नमेंट कॉलेज भर देता है ना, क्योंकि कटा हुआ कोई अंदाजा होता नहीं इतना। मान लीजिए कि उस बच्चे को जीएमसी भोपाल नहीं मिला, ठीक है, तो अब उसे कौन सा कॉलेज मिलेगा? अब उसको जीएमसी विदिशा मिलेगा। भले वो कहते हैं एमजीएम, भले वो किसी एनएससीबी जबलपुर के एलिजिबल हो, मगर उसे एनएससीबी जबलपुर नहीं मिलेगा, उसे जीएमसी विदिशा मिलेगा जो उसने सेकेंड प्रायोरिटी डाला है। अब इन केस अगर उसे जीएमसी विदिशा नहीं मिलता है, तब उसको अगर उसे जीएमसी विदिशा नहीं मिला तो ऑफकोर्स या तो उसको ऊपर कोई सी कॉलेज नहीं मिलेंगे जीएमसी विदिशा के, उसको जीएमसी विदिशा के नीचे वाले कॉलेज मिल सकते हैं। और मान लीजिए उसने एमजीएम इंदौर, एनएससीबी जबलपुर, एसएसएमसी रीवा, सागर वागर सब डाल के उसने डाल दिया खंडवा या रतलाम, जो कि चाहिए नहीं था, वो जाना भी चाहता था उस जगह पे, मगर उसने भर दिया और अनफॉर्चुनेटली उसे वो मिल गया, तो उसे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग पे जाना पड़ेगा। क्योंकि नहीं जाओगे तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, एक मतलब पूरी काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे अगर आप नहीं गए तो, है ना, आपको जाके अपग्रेड देना पड़ेगा। तो इसलिए चॉइस फिलिंग थोड़ा सा ध्यान से बनना, ठीक है। कोई सा भी ऐसा कॉलेज नहीं बनना जहाँ पे आप जाना ही नहीं चाहते थे, है ना। फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूँ, सेकंड राउंड में तो कंपलसरी हो, तो फिर सेकंड राउंड में आप रिस्क पे आ जाएंगे, है ना, कि आपने क्या भरे, तो इसलिए आप वही भरे जो कॉलेज आपको चाहिए, ठीक है। और मीन्स इन केस अगर आपको मतलब सेफ साइड रहना है तो वो नॉर्मल वाला, तो फर्स्ट राउंड में तो यही सजेशन रहता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको जो आपको चाहते थे कॉलेज वो आपको नहीं मिला, तो क्या आप कहीं नहीं जाएंगे, है ना। आपको ना फिर जाके ना आपको अपग्रेड देना होगा ना कुछ देना होगा, आप घर पे बैठे रहेंगे, सेकंड काउंसलिंग आप एलिजिबल रहेंगे, आप सेकंड काउंसलिंग डायरेक्ट जाएंगे, और फिर जाके अब आप तो रिस्क पे आ जाओगे इसके बाद, है ना, सेकंड राउंड की काउंसलिंग में। क्योंकि अगर अब आपको कॉलेज नहीं मिला तो आपको मॉप अप में जाना होगा, मॉप अप में सीट हो या ना हो, ठीक है, तो फिर जाके आप सारे कॉलेज भरेंगे। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट राउंड में आपके एक ऑप्शन रहता है कि भाई मेरे को इतना दूर ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि सेकंड राउंड, फिर फर्स्ट राउंड में जाएंगे, फिर सेकंड राउंड में जाएंगे, इससे अच्छा आप ट्रैवल का कॉस्ट बचाइए अपना। बट एक फायदा भी होता है कि फर्स्ट राउंड वाले बच्चे जो होते हैं वो पूरे डॉक्यूमेंट रेडी कर लेते हैं, आप भी रेडी कर लेंगे, मतलब कि आप भी पता कर लेंगे तो रेडी हो जाएंगे सारे डॉक्यूमेंट्स। और फ्रेंड्स, एट लास्ट मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ भी डाउट, रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं एमपी काउंसलिंग में या आई काउंसलिंग में, आप डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट कैसे बनता है ना, एफिडेविट क्या है, तो इन सब के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, आप उनसे अपने डाउट क्लियर कर पाएंगे, है ना, कि क्या भाई क्यों किसी बच्चे आपको डाउट आ रहा है तो उस बच्चे को भी डाउट होगा, या उसके बाद सही आंसर होगा उसका कि क्या डॉक्यूमेंट जमा करने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आप ग्रुप में आके पूछ सकते हैं, छोटी छोटी माइनर डिटेल्स। मैंने इस वीडियो में पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करी है। होप कि आपने अगर पूरा वीडियो देखा है तो आप पूरी एमपी काउंसलिंग आप समझ चुके होंगे। इन केस अगर कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हैं, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, आपको बहुत सारे मेडिकल्स मिलेंगे, बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जो कि आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।
थैंक यू।